नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विराट मौर्य और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस दुनिया में बहुत से महान सम्राट हुए, लेकिन उनमें से काफ़ी सम्राटों का नाम समय के कालचक्र में कहीं गुम सा हो गया। उन शासकों में से कुछ को महान यानी ग्रेट का दर्जा मिला, लेकिन एक शासक महान कब बनता है? क्या तलवार की नोक पे दुनिया पर राज करने वाले शासक को ही महान कहा जाता है? जी नहीं। एक महान शासक सिर्फ अच्छा योद्धा नहीं होता, एक महान शासक सर्व कला संपूर्ण होता है। एक महान सम्राट विश्व विजेता तो होता ही है, उसका शासन पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र पर होता है, लेकिन इसके साथ ही एक महान सम्राट में और भी गुण होते हैं जो उसको महान बनाते हैं। महान शासक एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक भी होता है, जो ये तय करता उसके साम्राज्य में प्रशासन कैसा था। क्या वह अपने लोगों के साथ न्याय और समानता का व्यवहार करता था? क्या उसके साम्राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता थी? क्या उसके साम्राज्य में लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी? ये सारी बातें एक शासक को महान बनाती हैं। इसके साथ ही एक महान शासक के पास एक शक्तिशाली सेना होती है, जो अपने लोगों की हर तरह के अंदरूनी और बाहरी हमलों से सुरक्षा करती है। इन सब बातों के आधार पर देखा जाए तो एक महान शासक केवल विश्व विजेता ही नहीं होता, इसके साथ वह अच्छा प्रशासक और एक अच्छा सेनापति भी होता है। इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही सम्राटों के विषय में बात करेंगे इतिहास में जिनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अलेक्जेंडर की। अधिकतर पश्चिमी इतिहासकारों द्वारा अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अकबर की, और कुछ इतिहासकारों द्वारा अकबर को महान बताया जाता है और कुछ इतिहासकार इसका विरोध भी करते हैं। साथ में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की और प्राचीन भारत की सुरक्षा में इनके योगदान की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली विजेताओं में गिना जाता है। इस बात में तो कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि अलेक्जेंडर अपने समय में दुनिया का एक शक्तिशाली विजेता था, जिसने बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, जिसे मैसिडोनियन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर की सफलता के पीछे बड़ा हाथ अलेक्जेंडर के पिता का था, जिन्होंने अलेक्जेंडर को बचपन से ही वो सारे साधन प्रदान किए जिसके दम पे अलेक्जेंडर एक महान विजेता बना। अलेक्जेंडर के पिता का नाम फिलिप था, जो मैसिडोन साम्राज्य के राजा थे। तो स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है अलेक्जेंडर की सफलता में बहुत बड़ा योगदान उसके पिता फिलिप का था। इसके बाद जानते हैं क्या अलेक्जेंडर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक था? तो इसका बहुत सीधा जवाब है जी नहीं। अलेक्जेंडर एक अच्छा प्रशासक नहीं था। जिन जिन क्षेत्रों और देशों को अलेक्जेंडर जीतता था, वहां अलेक्जेंडर की सेनाएं अक्सर मौत का तांडव और लूटपाट किया करती थी। अलेक्जेंडर के राज में लोगों का किसी प्रकार से आर्थिक विकास नहीं होता था, उल्टा लोग दास्ता का जीवन जीने पर विवश थे। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर की सैन्य शक्ति की। क्या अलेक्जेंडर के पास एक शक्तिशाली सेना थी? जी हाँ, अलेक्जेंडर के पास एक शक्तिशाली सेना थी, जो उस समय की सबसे एडवांस और सक्षम सेनाओं में गिनी जाती थी। कुछ सूत्रों के अनुसार अलेक्जेंडर के पास लगभग 48,000 पैदल सैनिक और 6,000 से अधिक घुड़सवार सैनिक थे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे अकबर की। अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक था। अकबर को साम्राज्य और बाकी सारे साधन विरासत में मिले थे। अकबर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया, लेकिन अकबर के शासनकाल के अंत तक मुगल साम्राज्य का विस्तार केवल उत्तर भारत तक ही सीमित था। अकबर ने 45 से अधिक सालों तक शासन किया और सारे साधन होने के बाद भी साम्राज्य का विस्तार सीमित क्षेत्रों तक ही था। तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, अलेक्जेंडर की तुलना में अकबर एक सफल विजेता नहीं था। अब बात करते हैं अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन व्यवस्था पे। इस विषय पे भारतीय इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं। कुछ इतिहासकार अकबर को एक महान प्रशासक बताते हैं, तो दूसरी और कुछ इतिहासकार अकबर को एक क्रूर शासक भी बताते हैं। काफ़ी इतिहासकार अकबर को एक सेकुलर शासक भी बताते हैं। अकबर पूरी तरह से सेकुलर तो नहीं था, लेकिन ये बात स्पष्ट है बाकी मुगल शासकों की तुलना में अकबर अधिक टॉलरेंट और सहनशील था। काफ़ी इतिहासकारों का मानना है कि अकबर के शासन में बाकी धर्म संप्रदायों पर अत्याचार काफ़ी कम हो गए थे। अब बात करते हैं अकबर की सैन्य शक्ति के बारे में। क्या अकबर के पास एक शक्तिशाली सेना थी? जी हाँ, अकबर के पास एक शक्तिशाली सेना थी, जिसमें मुगल और कुछ भारतीय सैनिक भी हुआ करते थे।
कुछ सूत्रों के अनुसार अकबर की सेना में लगभग 10,000 पैदल सैनिक, 45,000 घुड़सवार सैनिक और लगभग 5,000 हाथी हुआ करते थे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के पहले सम्राट थे। चंद्रगुप्त को कोई साम्राज्य, सेना, साधन विरासत में नहीं मिले थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म और पालन पोषण बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। लगभग 12 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य का मिलाप आचार्य चाणक्य से हुआ था। आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने युद्ध और शासन कला सीखी। मात्र 21 साल की आयु में चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य को खत्म करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद उस समय के शक्तिशाली साम्राज्य सेल्यूसिड एम्पायर को हराकर आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के कुछ क्षेत्रों पर मौर्य शासन स्थापित किया। यही नहीं, इसके बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों तक भी किया। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली विजेता थे। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो चंद्रगुप्त भारत के प्रथम और कुछ गिने चुने सम्राटों में एक हैं जिन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक विशाल अखंड भारत का निर्माण किया। चंद्रगुप्त ने 24 वर्षों तक शासन किया और अपने शासनकाल में स्थिर और शक्तिशाली प्रशासन तंत्र की स्थापना की। चंद्रगुप्त के शासनकाल में वैदिक धर्म के अतिरिक्त बाकी धर्म संप्रदायों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त की सैन्य शक्ति के बारे में। क्या चंद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली सेना थी? इसका बहुत स्पष्ट जवाब है जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक बहुत शक्तिशाली सेना थी जो उस समय काल में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना रही होगी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना अकबर और अलेक्जेंडर की सेना से कहीं गुना ज़्यादा बड़ी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार सैनिक, 9,000 हाथी और लगभग 8,000 रथ थे, जिसकी वजह से ये उस समय विश्व की सबसे शक्तिशाली और घातक सेना थी। अब इन सभी तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि तीनों शासकों में सबसे महान कौन था। क्या अलेक्जेंडर एक सफल विजेता था? जी हाँ, अलेक्जेंडर एक सफल विजेता था। क्या अलेक्जेंडर एक अच्छा प्रशासक था? तो जवाब होगा नहीं, अलेक्जेंडर एक अच्छा प्रशासक नहीं था। क्या अलेक्जेंडर के पास एक शक्तिशाली सेना थी? तो जवाब होगा यस। बात करते हैं अकबर की। क्या अकबर एक सफल विजेता था? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्या अकबर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक था? तो इस पे कुछ इतिहासकारों का मानना था कि अकबर एक अच्छा प्रशासक था, वहीं कुछ इतिहासकार इसका विरोध करते थे। क्या अकबर के पास एक शक्तिशाली सेना थी? तो इसका जवाब होगा जी हाँ, अकबर के पास एक काफ़ी शक्तिशाली सेना थी। इसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। क्या चंद्रगुप्त मौर्य एक सफल विजेता थे? इसका स्पष्ट जवाब होगा जी हाँ। क्या चंद्रगुप्त मौर्य एक अच्छे प्रशासक थे? इसका भी जवाब होगा यस। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य एक सफल प्रशासक थे। क्या चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक शक्तिशाली सेना थी? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के पास अलेक्जेंडर और अकबर की तुलना में काफ़ी शक्तिशाली सेना थी। इन सभी तथ्यों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि लगभग हर विषय में चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर और अकबर से अधिक सफल थे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में जो जीता उसे सिकंदर कहा जाता है, लेकिन जो जीता उसे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कहा जाता। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।